अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने और सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट लिया है। अब आपको पता है पाकिस्तान तो तस्लीम भी कर रहा है अमरीका का किरदार और बल्कि शुक्रिया भी अदा किया है अमरीका का, ट्रंप का, कि उन्होंने अमन कायम करवाया। लेकिन दूसरी तरफ भारत पहले तो खामोश रहा, उसके बाद तरदीद कर दी कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं रहा पाक भारत सीज़ फायर के दरमियान में, बल्कि आगे बढ़कर ये कहा कि ये जो सीज़ फायर हुआ ये तो पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान रब्ता हुआ और अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके बाद ये सारा का सारा मामला सीज़ फायर जंग बंदी हुई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब भारत बार बार ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसकी वजह क्या बनती है? अमेरिका क्रेडिट लेता है, ट्रंप बारहा खुलकर ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है किरदार, तो फिर भारत के तरदीद करने की या इनकारी होने की वजह क्या है? अपने तज्ज़ियाकारों से यही जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आप बताइएगा, जब 3 फरीक़ैन में से 2 पाकिस्तान और अमरीका खुलकर ये बात कह रहे हैं, तो फिर भारत क्यों इनकारी है? अलीना, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जो सीज़ फायर की अगर आप देखें कि जो पूरा हमारे सामने जो चीज़ आई है वो यही हुआ कि भारत तो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कर रहा था, लेकिन हमने उसके पास जवाबी कार्रवाई की। जिस तरह पहले दिन उनके हमने जहाज़ मार गिराए, बाकी भी इस तरीके से। लेकिन जिस दिन हमने नूर खान बेस अटैक के बाद प्रॉपर जवाबी कार्रवाई की, तो उसके बाद भारत जो है वो अमेरिका के पास गया और उसने सीज़ फायर के लिए कहा। तो अगर तो भारत ये चीज़ एडमिट कर ले, यानी कि अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी ये वो मान जाए बात, तो फिर तो डोमेस्टिकली मोदी को एक और सुबकी का सामना करना पड़ेगा ना। एक सुबकी तो ये है कि आपके इतने हैवी लॉसेज हुए मिलिटरीली, और दूसरा ये कि आप गए अमेरिका के पास कहने के लिए कि सीज़ फायर करा दें और ये जंग बंदी करा दें, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसके बाद आपको ये चीज़ करनी पड़ी। तो एक तो वो ये चीज़ आ जाती है कि यानी कि ये उनका उससे भी बड़ा फेलियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ अलीना उनकी ये है कि जो कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनलाइज हुआ है। एक तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया रीहाइफनेट हुए हैं, यानी कि एफपैक से होकर अब इंडो पाक दोबारा बात इस तरह से हो रही है। दूसरा है कि कश्मीर के अंदर जो कि भारत हमेशा ये कहता है कि जी ये बायलैटरल इशू है, तो इस चीज़ के ऊपर भी क्योंकि अमेरिका भी बार बार अब बात कर रहे हैं, ट्रंप ने भी ये बात की है कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। और क्योंकि दुनिया को अलीना ये एहसास भी होता जा रहा है कि यही एक इशू है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर कई दफ़ा आ चुके हैं। और अब क्योंकि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, जो सब कुछ है, और एक ख़तरा भी है, तो उसकी वजह से ये ना हो कि ये बार बार इस तरीके की चीज़ हो। तो इसलिए एक मकबूजा कश्मीर का जो इशू है, एक तो वैसे भी वो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उसको रिकग्नाइज भी करना चाहिए और उसको मीडिएट कराने के लिए किसी तीसरे फरीक को भी इसके अंदर आना पड़ेगा। ये दुनिया भी समझ चुकी है, लेकिन भारत ये बात भी नहीं तस्लीम करना चाहता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि द वायर जो एक इंडिया का जरीदा है, उसके अंदर एक्चुअली आज एक जो छपा था, उसके अंदर था कि 5 सवाल जो हैं वो हो सकता है कि उनकी जो डेलीगेशंस बाहर जा रही है उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुश्किल सवाल है, लेकिन इसके जवाब उनके पास होने चाहिए। 3 उनमें से बहुत अहम है लीना। उनमें से एक है कि इंडिया के पास क्या एविडेंस है पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का, और ये आपको पता है कि आज तक वो प्रोवाइड नहीं कर सके। पाकिस्तान कहता रहा है कि आप इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन भारत ये नहीं। तो ये एक सवाल है। दूसरा कि अभी तक भारत ने कोई क्लियर अकाउंटिंग क्यों नहीं दी इंडिया के मिलिट्री लॉसेस का, बेसिकली जो जहाज भी गिरे, उसके अलावा भी उनकी इंस्टॉलेशन पे कितना नुकसान हुआ है, ऑफिशियली क्यों नहीं बताया। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अहम, ये सीज़ फायर से रिलेटेड है, कि इसके बारे में सच्चाई बताया कि सीज़ फायर क्या था, अमेरिका का क्या रोल था जो भारत ने एक्सेप्ट किया था। अब ये सवालात जो है ये उनसे एक्चुअली उनकी जब डेलीगेशन जाएंगी बाहर, उनसे इंटरनेशनल कैपिटल्स में ये सवाल पूछे जाएंगे, वहां तो उनको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं देंगे सही, तो उनकी ही क्रेडिबिलिटी मजीद खराब होगी, जो कि भारत की ऑलरेडी खराब है। तो बेसिकली ये एडमिट करना कि सीज़ फायर अमेरिका ने कराया, इसके अंदर भारत के लिए ये सुखी है कि हम गए और हम, यानी कि भारत ने जाकर और मांगा सीज़ फायर, और इसलिए सीज़ फायर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा अमन की बात करता है। तो ये और दूसरा कश्मीर का इशू, जैसे मैंने आपको कहा, ये 2 मेन वजूहात हैं। अच्छा भट्टी साहब, क्या ये खारजा पॉलिसी से शिफ्ट, क्योंकि कहता है ना इंडिया हम तीसरे किसी फरीक को दरमियान में नहीं बिठाएंगे, यही वजह है कश्मीर इशू कंबाइंड विद दैट, या फिर कुछ और भी हो सकता है? मैडम शेख, आपके सवाल का सीधा जवाब है, और वो जवाब है, पहला तो ये कि पहला भारत को झटका लगा जब अमेरिका, बरतानिया, यूरोप भारत के साथ खड़े नहीं हुए। हालांकि जो भारतीय सफारतकारी या जिस तरह की नरेंद्र मोदी अपनी कौम को बता रहे थे, जयशंकर बता रहे थे, उसके बरक्स हुआ, और जयशंकर को यूरोप को कहना पड़ा कि आप
जो हमें बता रहे हो या जो हमें कह रहे हो वो क्या आप खुद करते हो? यानी तलखी वहाँ उससे शुरू हुई। दूसरा, जो इस ऑपरेशन संदूर के बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो जवाब मिला भारत को और जिस तरह नुकसान हुआ और जिस तरह फैंटी लगी, वो उसके लिए एक बिल्कुल ही उसके वहम गुमान से एक अलहदा थी बात, यानी उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। तो वो एक बड़ा दूसरा झटका लगा। तीसरा झटका लगा कि अब यानी मसला कश्मीर जो है ये अचानक फिर से पूरी दुनिया में उजागर हो गया। चौथा कि अब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि यानी वो बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब हमने फैंटी लगाई, यानी वो तो उधर ये बता रहे हैं ना कि हम जंग जीत चुके हैं, फलाना फलाना फलाना, तो हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी वगैरह वगैरह। तो वो कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। हालांकि ये इतलात आ रही हैं और 2-3 आलमी वो जो जरीदों ने लिखा भी है कि अमरीकी नायब सदर के ज़रिए भारत ने यह दरख्वास्त की और पाकिस्तान को भी ये दरख्वास्त की, और हो सकता है आगे चलकर पाकिस्तान वो फुटेज भी आगे किसी मरहले पर वो सामने लाए जिसमें भारत ने दरख्वास्त की थी। तो वो ये शर्मिंदगी भी बड़ी हुई है कि बड़के मारी थी कि हम बलूचिस्तान को अलहदा कर देंगे, हम भारत को सबक सिखा देंगे, तो इस्लामाबाद पर कब्ज़ा हो गया, तो लाहौर बंदरगाह तबाह हो गई, तो वज़ीर आज़म गायब हो गए, तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के गिरफ़्तार हो गए, तो सरेंडर हो गया, और फिर अचानक सीज़ फायर हो गया और सारा भारतीय सख्ते में थे। और ये एक बड़ी है कि अब ये एक और शर्मिंदगी नरेंद्र मोदी के लिए होगी कि सीज़ फायर तो भाई अमेरिका साहब बहादुर आए, उन्होंने कहा बंद करो, और अब उनका असल सूरत हाल का पता है कि दरख्वास्त किसने की थी अमेरिका को। तो लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है, वो है कि थोड़ा सा आप रिवाइंड बैक करें अपनी मेमोरी को, थोड़ा सा फ्लैश बैक करें। ट्रंप मोदी जफियाँ जो पिछले 6-7 सालों में पहली सदारत में और अब लग रही थी, और ट्रंप मोदी इलेक्शन, वो जो एक इलेक्शन रैली हुई थी जिस मोदी हाउडी पता नहीं वो क्या था, मैमल उसका बड़ा खूबसूरत जब अल्फाज बोलती हैं अंग्रेज़ी के, वो जो इलेक्शन रैली में इकट्ठे उन्होंने मुहिम चलाई थी, और उसमें मैं आज भी वो सुन रहा था कि नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर ट्रंप साहब को इस तरह बुलाया, मेरा दोस्त, भारत का दोस्त, एक अजीम अमरीकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेज पर आए और उन्होंने जवाब दिया। एक आपने डोनाल्ड तो सही कहा है। जी थैंक यू मैडम शेख। एक शख्स फिर ट्रंप साहब ने आगे जवाब दिया मोदी साहब को, एक शख्स जो अपने मुल्क के लिए दिन रात काम करता है, जिसे मैं अपना दोस्त कहने पर फख्र महसूस करता हूँ। मतलब, और फिर ट्रंप का भारत आना और मोदी साहब का बार बार अमेरिका जाना, भारतीय लॉबी का ट्रंप इलेक्शन मुहिम में फंडिंग करना, भारत का अमेरिका के एक बड़ा तिजारती पार्टनर होना, भारत का अमेरिका से एक असला खरीदना, नायब अमेरिकी सदर की बीवी का भारतीय होना, ट्रंप इंतजामिया में भारतीय नजाद लोगों का होना, भारत के हमदर्दों का होना, चीन के मुकाबले में अमेरिका का भारत पर इंसार करना। तो अब ये सारा पसे मंजर है। ठीक है। इसमें जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फैंटी लगी और फिर ट्रंप साहब की एंट्री होती है। अब ट्रंप साहब एक बड़े जो फैमिली का एक बड़ा नहीं होता, जब एक सुलह करवा लेता है तो फिर हर डेरे पे बैठ के वो कहता है कि यार ये दोनों लड़ रहे सन, मैं सुलह कराई, दोनों लड़ रहे सन, मैं सुलह कराई। अब इससे हो क्या रहा है, इससे हो आखिरी 2 जुमले कि पाकिस्तान के साथ तिजारत करूंगा, पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तानी क़यादत को मैं जानता हूं और जंग बंदी मैंने कराई है। और फिर इससे अब पूरा शिफ्ट हो गया मोदी पर प्रेशर, उसकी खारजा पॉलिसी पर, उसके सियासी मसले पर, और अब वो बैकफुट पे और बार बार तरदीद कर रहे हैं कि ये तो हुआ ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो 5-6 पहलू हैं जिसकी वजह से भारत बार बार तरदीद कर रहा है और ट्रंप साहब की बात नहीं मान रहा। और ट्रंप साहब को जिस दिन पता चल गया ना कि भारत नहीं मान रहा, उस दिन फिर देखिएगा ट्रंप साहब क्या कहते हैं। क्या कर सकते हैं ट्रंप साहब जिस दिन को पता चल गया? ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी मेरी बात हो लेने दें, फिर मैं बताऊंगा अगले रिपोर्ट कार्ड। अच्छा सर, ये बताएं जरा, आप ये कह रहे हैं कि फुटेज है, सीज फायर की दरखास्त किसने दी, वो रिलीज कर सकता है पाकिस्तान, ये क्या मामला है, ये क्या बात हुई? मैडम शेख, बहुत सारी फुटेजेस हैं जो हम इस्लामाबाद में सुनते हैं कि जिसमें कि कितना जंगी नुकसान हुआ है भारत का,
क्या हुआ उन 2-3 घंटों में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी अहम और दिलचस्प आपने बात की है कि सीज फायर की रिक्वेस्ट किसने की, ये फुटेज मौजूद है, ये कैसे मौजूद है? जी सीज फायर की, देखिए सीज फायर की रिक्वेस्ट भारत की तरफ से आई, सीज फायर का भारत की तरफ से कहा गया, अस्करी तौर पर भारत की तरफ से कहा गया। फिर ये सबूत क्या सबूत है सर? कोई आइडिया देना हमें, हिंट दे दें। नहीं मैडम शेख, हिंट रह नहीं दें। अच्छा। आगे चलकर हालात अगर कोई इस तरफ गए तो हिंट तस्वीर है मोदी गोडे पर बता दें हमें। हाँ, एक तस्वीर तो है, शहजाद आपको दिखाई भी थी, अब आप बार बार उस लोगों को बता रहे हैं तो ये नहीं, भट्टी साहब कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है और रिलीज कर देंगे, तो इस तरह की डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस होती है। मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि कैसे रिलीज कर देंगे, क्या होगा? मेरे मोबाइल में तो तस्वीर भी ये जो शहजाद को दिखाई दी कि मोदी गोडे पकड़ रहा है, लेकिन यार ये बुरी बात है। आपने भट्टी साहब मोबाइल संभाल के रखिएगा अपना, कराची बिल्कुल मत आइएगा। शहजाद आप बताएं, ये वैसे करना तस्लीम कि अमेरिका का किरदार था, भारत के लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इसमें क्या कबाहत है? अलीना देखें, मेरे ख्याल से इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं और अपने पार्टिसिपेंट से मैं बात करता हूं कि भारत की एक पॉलिसी रही है कि जो भी बायलैटरल इश्यूज होंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसको हम बायलैटरल बेसिस पे रिजॉल्व करेंगे, उसमें कोई तीसरा फरीक इन्वॉल्व नहीं होगा। शिमला मुआहिदा भी मोरलेस इसी बुनियाद पर है। और भारत की पोजीशन कश्मीर के हवाले से भी यूनाइटेड नेशन की करारदाद के बावजूद बड़ी वाज़ेह है। और हम देख रहे हैं कि इसके बाद से जब से इस सालिसी वाला मामला हुआ है, और इस पे तो अब इंटरनेशनल पेपर्स भी लिख चुके हैं कि मोदी को कहा गया कि पाकिस्तान से बात करें, मोदी ने रिक्वेस्ट की, तो ये तमाम चीजें तो आ चुकी हैं। तो वो ये एम्बैरेसमेंट छुपाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी साहब एक बताना चाहते हैं मैं एक स्ट्रांग मैन हूं, और फिर एक स्ट्रांग मैन अगर अमेरिका के कहने पे जंग खत्म कर दे या अमेरिका को कहे जंग खत्म कर दे, ये दोनों उनके लिए पॉलिटिकली बहुत डैमेजिंग है, इसलिए वो उस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल से इस पर तो हम एक कंक्लूसिव बात पहले भी कर चुके हैं, मैं थोड़ा इस पे आगे की बात करना चाहता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इस वक्त कर रहे हैं ना, बात जो कर रहे हैं, उसका मकसद क्या हो सकता है, हमें इसका जवाब तलाश करने की जरूरत है। वो क्यों हर चीज में, चाहे टैरिफ का मामला हो, ट्रेड का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, दोस्ती का मामला हो, उसमें पाकिस्तान और इंडिया को इक्वेट कर रहे हैं। और उनको अच्छी तरीके से पता होगा, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि इंडिया इस बात से खुश नहीं है, ना उनकी हुकूमत खुश है, ना उनका मीडिया खुश है, फिर भी वो तसलसल से ये कर रहे हैं। कल भी जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे, उनके सामने भी उन्होंने ये बात की। तो इसका देखिए एक मकसद ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो कारोबारी शख्स है। और आपने सुना कि दोहा में उन्होंने क्या तकरीर की थी, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो हमें इतना हाई टैरिफ चार्ज करता था हमारे एक्सपोर्ट्स पर और अपने यूएस इंपोर्ट्स पर, अब वो जीरो टैरिफ के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उन्होंने उसी तकरीर में कहा था टिम कुक को कि आप एप्पल की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में ना करें। तो देखें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो अपना मन पसंद टैरिफ हासिल करें। ये जो उन्होंने टैरिफ 90 दिन का फ्रीज लगाया है दुनिया के कई ममालिक पर कि 90 दिन तक फ्रीज होगा और इस दौरान हम नेगोशिएट करेंगे, तो इंडिया भी उसमें एक बेहतर डील लेना चाहेगा। अब रॉयटर्स ने क्या रिपोर्ट किया, मैं आपको बता देता हूं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया इस बात के लिए तैयार है कि 60% उनकी जो टैरिफ लाइन है उस पर वो जीरो टैरिफ करेंगे, और जो बाकी 90% जो इंपोर्ट करते हैं वो यूएस से, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात करें, पाकिस्तान की उसमें बड़ा, हमने पहले इस पर कई मरतबा डिस्कस किया, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली जीत है, हमें उसको उठाना भी चाहिए, बट साथ साथ हमें इसको कॉशियसली भी देखना चाहिए कि ट्रंप साहब का असल मकसद क्या है। तो एक तो ये ट्रेड वाला पहलू हो सकता है, और वो बड़े फखरिया खुद कह चुके कि इंडिया तो आ रहा है अब जीरो टैरिफ पे। दूसरा, हम सब डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से बखूबी वाकिफ है। वो आज अगर ये बात कर रहे हैं मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में, तो कल वो कोई और बात कर सकते हैं पाकिस्तान के बारे में भी। ये उनके मूड पर है, इंपल्सिव है, उनके हर बयान को स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी के तौर पे नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अभी भी आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप तो रोज ये बात करते हैं, क्रेडिट भी लेते हैं, इसका भी मजा आ रहा है उनको। दो तीन चीजें हो गई ना, क्रेडिट भी है, ट्रेड वॉर भी है, साथ में जो है वो एक इंपल्सिव उनका रिएक्शन भी होता है। ये सब आप ला के देखें इसको। स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई इस तरह की बातें नहीं की इंडिया के खिलाफ, और वहां पे उनका अच्छा खासा क्लाउट है। तो ये हमें बड़े गौर से इनको कॉशियसली देखना चाहिए। अभी हम इस पे बड़ा एक खुशी मना रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है, आगे कैसे बढ़ना है अभी असल सवाल है। अच्छा, अब कुछ देर पहले रणधीर जायसवाल साहब जो वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसके तर्जुमान है, उन्होंने दोबारा ये कहा है कि ट्रंप साहब जो बार बार क्लेम कर रहे हैं क्रेडिट इस सीज फायर का, उस पर हम पहले भी ब्रीफ कर चुके हैं, दोबारा ब्रीफ कर देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल मामला बायलैटरली ही रिजॉल्व होंगे, कोई तीसरा फरीक नहीं आ सकता। दहशतगर्दी और बातचीत साथ नहीं हो सकती। हैंड ओवर करेगा पाकिस्तान टेररिस्ट तो बातचीत आगे बढ़ेगी।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विकेट करेगा, ये इंडिया कह रहा है कि हम वो विकेट करेंगे तब जम्मू कश्मीर पे बात होगी। इंडस वाटर ट्रीटी विल स्टिल बी इन अबियंस जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल कोई इकदाम नहीं उठाता टेररिज्म के खिलाफ। तो ये आज भी उनका स्टेटमेंट है। अब मामला ये है कि हमें आगे का देखना है, क्या भारत हमारे साथ बैठेगा? मुझे नहीं लगता बैठेगा। क्या यूएस जिसने जंगबंदी तो करा दी, क्या वो भारत को निगोशिएटिंग टेबल पे ला सकेगा? नामुमकिन सी बात लगती है। ये उनका स्टेटमेंट है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का, जबकि कल शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा कहा है कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, पानी का मसला हो, कश्मीर का मामला हो और ट्रेड का मामला हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई न्यूट्रल वेन्यू भी हो सकता है, जैसे सऊदी अरब में बातचीत हो सकती है। वो कह रहे हैं चाइना नहीं हो सकता, इंडिया नहीं मानेगा। अच्छा, आप ये तो करें, कल का मोदी का बयान है जिसमें वो कहते हैं बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने तो अपना जो तकरीर में किया गया स्टांस है उसके ऊपर भी मैं वही कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, लेकिन जो मिनिस्टर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का मैंने आपको बताया वो तो ऑलमोस्ट यही है ना कि बातचीत नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं दहशतगर्द हमें हवाले करो तो बातचीत हो, बिल्कुल सही है, टेररिज्म और बातचीत साथ नहीं हो सकती। तो ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हमें दो चीजें कॉशियसली देखनी है। एक तो इंडिया को कैसे टेबल पे लाएं, मुझे नहीं लगता अमेरिका इसमें बहुत ज्यादा खुलकर मदद करेगा, चाहे जितने भी स्टेटमेंट ट्रम्प साहब देते रहे। तो हम इंडिया को टेबल पे कैसे लाएंगे? दूसरा ये कि ट्रम्प साहब के बयान पर हम बड़ा खुश हैं कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया को इक्वेट किया, जो उनकी सारी साजिशें थी भारत की नाकाम हो गई। बट व्हाट्स नेक्स्ट? क्या ये अपने मफाद में कर रहे हैं या इससे हमें कोई लॉन्ग टर्म फायदा होना है? आपके ख्याल में अपने मफाद में करें, हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा मजहर अब्बास साहब? बट नहीं, हमें फायदा मैंने कहा वक्ती तौर पे हो रहा है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म नहीं कोई बेहतर एक्सपोर्ट्स में? जी एग्जैक्टली। तो हमें उसमें भी अपनी जो है अपनी गेम को तेज करना है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब आपकी क्या राय है? क्या भारत इसलिए भी इनकारी है कि उसको लगता है कि आज ये एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएंगे आइंदा आने वाली किसी मुमकिन सालिसी के लिए भी? देखिए, भारत को एम्बेरसमेंट हुई है और अपने लोगों के सामने एम्बेरसमेंट हुई है, क्योंकि जिस अंदाज में वो आए थे उस अंदाज में तो ऐसा लग रहा था कि सारे जो पत्ते हैं वो उन्हीं के पास हैं। और उसके बाद जाहिर है उस चीज़ को सिर्फ अगर जब हम इंडिया की बात करें तो आप मोदी के माइंडसेट को देखें, आप बीजेपी के माइंडसेट को देखें, उनकी पॉलिटिक्स को देखें। उनकी पॉलिटिक्स जो है वो रिवॉल्व करती है एंटी पाकिस्तान पे। अब अगर किसी की पॉलिटिक्स ही वो हो तो वो जाहिर है उसके लिए ये बड़ी एम्बैरसमेंट की सिचुएशन है कि जब पहलगाम हुआ, उसके बाद 10 मई हुआ, उसके बीच में उन्होंने जो एडवेंचर किया, वो ये समझ रहे थे कि पहलगाम के वाक़े पे जिस तरह वो आए कि जी ये पाकिस्तान ने करवाया है और पाकिस्तान से ये सारा कुछ है, उस तरह माजी में जिस तरह उन्हें सपोर्ट मिलती थी इंटरनेशनली वो नहीं मिली। तो पहला झटका तो उनको वही लग गया कि अमेरिका हो या बरतानिया हो या तुर्किया हो या ईरान हो, उनका रद्दअमल वो नहीं रहा जो माजी में रहता था। माजी में कहीं ना कहीं वो साइड करते थे इंडिया के साथ। तो एक तो बीजेपी की पॉलिटिक्स को झटका लगा इससे। फिर जो उन्होंने जंग का एडवेंचर किया उस पर जो जवाब मिला, ये दूसरा झटका था उनके लिए। अब एक ऐसी सिचुएशन में अगर वो ये एक्सेप्ट कर लें कि जी जंगबंदी अमेरिका के कहने पे हुई, और जो जिस वक्त जंगबंदी का बयान दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने तो उन्होंने साथ में कश्मीर का जिक्र भी किया, तो उससे पाकिस्तान को एक एज हासिल हो गई। अब ये उनके लिए बड़ा जो एक सिचुएशन जो थी वो बड़ी कमज़ोर हो गई भारत की, कि जिस तरह तो उन्होंने यही इशू उठाना था कि जी नहीं ये सीज़ फायर में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, और सीज़ फायर तो दोनों मुल्कों के दरमियान वो हुआ और DGMO के दरमियान बातचीत हुई। अच्छा, DGMO में भी वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने पहले रिक्वेस्ट की। ये सारी चीज़ें ये अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए जो लोगों को क्योंकि उनसे तो सवाल कर रहे हैं, उनसे उनकी ऑपोजिशन सवाल कर रही है, उनसे उनके लोग जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन पर सवाल कर रहे हैं कि भाई ना आपने पहलगाम का कोई शवाहिद दिए, ना आपने जो जहाज़ गिरे हैं उस पर कोई बात की, और एक अमेरिका जो आप बड़ा वो जोम था आपको, वो भी वहीं खड़ा नज़र आता है। वो तो कश्मीर का जिक्र कर रहा है, वो तो थर्ड पार्टी मीडिएशन की वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मल्टीप्लाई होती चली गई, इर्रिस्पेक्टिव कि डोनाल्ड ट्रम्प एक अनप्रेडिक्टेबल से आदमी है। आज उन्होंने पिछले चंद दिनों में हमारे हक़ में बयान दिया, तो कल कोई भी एक ऐसा बयान आ सकता है उनका। अब ये आपकी और इंडिया के फॉरेन ऑफिस का टेस्ट होगा कि हम जो यहाँ से डेलीगेशन भेज रहे हैं वो क्या कारनामा अंजाम देकर आता है, और इंडिया से जो जाएगा वो किस हद तक, क्योंकि इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और प्रेशर में वो पॉलिटिकली है।
अंदर से प्रेशर में है कि जी आपने जिस तरह की चीज़ें की हैं वो सब बाउंस बैक कर गई। आज के दिन तक वो कोई नई बात नहीं कर सके पहलगाम के बारे में। आज के दिन तक वो जहाज़ों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके कि जहाज़ गिर गए आपने और उनके कोई जहाज़ नहीं गिरा, ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे बाद एक बड़ी बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान आया है। इस हवाले से डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को आगे लेके कैसे चलते हैं। जैसे हमने खुजदार के वाक़े के बाद जो बात की हमने, फिर जाफ़र एक्सप्रेस, हम दुनिया को उनके क्या शवाहिद पेश करेंगे, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो यकीनन कोई ना कोई चीज़ जाके पहलगाम का हवाला हो या हमले का हवाला हो, वो दुनिया को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मरतबा दुनिया उनके बहकावे में नहीं आई। ओके, थैंक यू मज़हर साहब। हमारे तज्ज़ियाकारों की आपने राय जानी, देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। अली अमीन गंडापुर साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी अगर उनके लोगों को अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो फिर वो IMF की शराइत के ऊपर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। भट्टी साहब से ज़रा पूछते हैं कि सर ये हिकमत अमली PTI को फ़ायदा देगी, नुकसान देगी? क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है ना कि PTI खतूत भी लिख चुकी है, कह चुकी है IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को ना दे। मैडम शेख अली अमीन गंडापुर साहब ने किन लोगों की मुलाकात का कहा है, पता चला ये कुछ? सर ये आप बताएं हमें तो उन लोगों की पता चला है। नहीं, आपने भी उन लोगों का कहा है, मैं भी पूछ रहा हूँ किन लोगों की वो बात कर रहे हैं। सर हर उन नहीं होता, उन्होंने अपने लोगों की बात की है, PTI की। उन्हीं अपने की बात कर रहा हूँ, मैं भी उसी आपको तो कोई और नजर ही नहीं आता भट्टी साहब, वो PTI के लोगों की बात कह रहे हैं। सर मेरे विच मेरा यार बोलदा मैडम शेख, कर ले जो करना ही। अच्छा मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात हो चुकी, अलीमा खान साहबा भी मिल रही हैं, उनके वकला भी मिल रहे हैं, कुछ दिनों से चीज़ें बेहतर हैं। दूसरी बात यह है कि अगर तो अली अमीन गंडापुर साहब के कोई पक्के दोस्त हैं, सज्जन हैं, बेली हैं, IMF के जो MD हैं या बड़े हैं, तो फिर हो सकता है, वरना ये एक ऐसे ही बयान बराए बयान है। IMF का क्या काम अली अमीन गंडापुर की मुलाकातों से, या IMF का क्या काम है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब से पूछें कि मैं पैसे दे रहे हैं तो ज़रा 10 मैनू मैं पाकिस्तान में पैसे दें। तो ये कैसे ही उन्होंने एक फ़्लो में बोल दिया होगा, और ऐसे ही बयानात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो मजाक उड़ता है कि भाई कोई सोच कर बोला करो, कोई देख कर बोला करो, कोई ध्यान से बोला करो, और फिर उन चीज़ों पर ना बोला करो जिनसे इस मुल्क को लफ्ज़ी तौर पर ही, अमली तौर पर तो कुछ नहीं होना, लफ्ज़ी तौर पर इस मुल्क के जो अगेंस्ट जाती हों बातें। सर तो आपके ख्याल में कोई मकसद या कोई थॉट प्रोसेस पीछे नहीं, या क्योंकि खान साहब से या पार्टी से उनकी मुशावरत होती रहती है, वज़ीर आला है वो PTI के, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, बस ऑफ द कफ है बयान? मैडम शेख मैं मान लेता हूँ सीरियस, और जितने पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिए आप उनको आप मेरे सामने कहें कि मैं उनको मानती हूँ सर, बट वो वज़ीर आला है एक सूबे के, हम तो उनको सीरियस मानते हैं। तो मैडम शेख वो वजारत आला के हवाले से बात करें, KP के हवाले से बात करें, अपनी पार्टी के हवाले से बात करें, तो ठीक है, मानना चाहिए। IMF का क्या काम उनकी मुलाकातों से या इस उनके पार्टी मामला से? अच्छा ठीक है, विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और बाकी सवाल सामने रखेंगे। वेलकम बैक। महमल कौमी असम्बली में ख़वातीन के मलबूसात से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई और महंगे क्यों हैं इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई। ये कहा गया कि जी ख़वातीन के मलबूसात की कीमतों में इजाफा है, या तो ये रेगुलेटरी निज़ाम की कमज़ोरी है या फ्री मार्केट का तकाजा है। और यही आपसे सवाल किया गया है कि आपको क्या लगता है ये जो जिक्र हुआ है कौमी असम्बली में, क्या ये रेलेवेंट था और वजह क्या है इसकी? लीना, एक तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास रेलेवेंट है। हर खातून जो है वो तो वैसे भी इस तरह ब्रांड्स के जो है वो कपड़े हर कोई तो पहनता भी नहीं है, तो ये तो हर एक की अपनी प्रेफरेंस के ऊपर होता है। अब जिस तरह वो बात जो सवाल किया गया वो ये कि जी क्योंकि टेक्सटाइल वाले जो हैं वो ये लोकल ब्रांड से मिलकर और इस तरह वो लॉन्च कर देते हैं। अब देखिए अलीना, दुनिया भर के अंदर ये नहीं होता कि प्रोडक्ट के खाली पैसे होते हैं,
ब्रांड का आपको पता है कि ब्रांड के नाम का बहुत ज़्यादा जो है एक्चुअली उसकी वजह से कीमत ऊपर जाती है। दुनिया भर में कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, यानी आप अगर हैंड बैग्स देख लें, जूते देख लें, कि हो सकता है उससे अच्छी अगर उसकी कॉपी बने तो वो अच्छी प्रोडक्ट हो, क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन क्योंकि उस ब्रांड का एक नाम है तो वो ब्रांड के नाम के पैसे होते हैं। तो इधर भी ये कपड़ों का ये है कि जो डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, अगर वो कोई लॉन के किसी के साथ टेक्सटाइल मिल के साथ मिलकर अपनी लॉन लॉन्च करें या कोई और इस तरह की चीज़ करें, तो जाहिर बात है वो भी अपनी ब्रांड के नाम के पैसे लेते हैं। अपने जो टेक्सटाइल वाले हैं वो उस लॉन को भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये तो एक फ्री मार्केट का भी तकाजा है। दूसरा आपकी प्रेफरेंस है, आप ना लें इतने महंगे कपड़े। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना रेलेवेंट सवाल। मयर साहब, आप पंजाब में बच्चों की हिफाजत के लिए गुड टच बैड टच आ गई मुहिम का आगाज़ हुआ है, कितनी मौसर हो सकती है मुहिम और दीगर सूबों में ऐसे इकदाम होने चाहिए? देखिए, बड़ा सीरियस मसला है और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स, क्योंकि देखिए टीचर्स वल्नरेबल होते हैं, टीचर्स को आपका पता नहीं होता, टीचर्स के बिहेवियर्स का पता नहीं होता। बाद अख़ात अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी ऐसी है। पेरेंट्स से जितना बच्चा अटैच्ड होता है किसी और से नहीं होता, वालिद हों या वालदा हों, और ख़ास तौर पे वालदा। उन्हें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमने बहुत नोटिस किया है, मैंने ज़ाती तौर पे भी नोटिस किया है। वो हम अपने बच्चों को ड्राइवर्स के साथ भेज देते हैं, हम डोमेस्टिक्स उनके साथ भेज देते हैं, ख़ुद चले जाते हैं घर पे छोड़ के बच्चों को किसी उस वाले। ये सारी वो एलिमेंट्स हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं। लिहाजा बच्चों को सबसे ज़्यादा, बच्चे अगर किसी की बात सुने तो वो अपने माँ बाप की। तो मेरा ख़्याल है ये जो आगाही की मुहिम है ये तो बहुत अच्छी है उसके लेवल पे, लेकिन कौन करेगा ये आगाही, कौन देगा? असल चीज़ ये है, ज़ाहिर है कोई मिनिस्टर्स के लेवल पे कोई किसी उस ज़रिए से नहीं हो सकता। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स में भी ये हो, लेकिन सबसे ज़्यादा घर के ऊपर। देखिए, इसके लिए बुनियादी तौर पे किसी आपको कानून या उसकी वो नहीं है। असल चीज़ ये कि मुझे ये ज़िम्मेदारी मेरी है कि मैं अपने बच्चे को किस तरह लुक आफ्टर करूं, और होनी चाहिए मुझे पता होना चाहिए कि जो है वो बच्चा कहाँ घूम रहा है, किसके साथ है, किसके उसमें है। जब आ गई मुहिम होती है इस तरह की, हिस्टोरिकली तो यही देखा गया है कि सबके लिए मैसेज होता है। ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल कॉलेजेस में जाएं, वहाँ पर बताएं बच्चों को, बल्कि जब आम आप वो पैगाम करते हैं तो फिर जाहिर बात है घर में बैठा माँ बाप जो भी है वो एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है। देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ ये है जब इस तरह की हम स्कूल्स में होते हैं तो उसमें एक और इशू बना दिया जाता है उसमें कि भाई लोगों को पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए गुड टच बैड टच क्या होती है। उसमें इन चीज़ों को, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में उसको बच्चे को अवेयर होना चाहिए स्कूल्स के लेवल पे, क्योंकि स्कूल के लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद मॉन्टेसरी और नर्सरी के बाद जो है वो उसके बाद बच्चे की ग्रोथ में इजाफा हो रहा होता है। लेकिन वो जो स्टेज होती है उसमें जब आम तौर पे जैसे मॉन्टेसरी में है, वो आम तौर पे जो है वो पेरेंट्स खुद लेके जाते हैं, खुद वहाँ बैठते हैं, उसमें उधर भी ये नोटिस होना ज़रूरी है। साथ में टीचर्स के साथ पेरेंट्स का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिल रही है, अगर कोई बच्चा आके किसी की बात करता है, जो बच्चे वैन्स में जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसमें बच्चों को तो बताएं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे को आप किस तरह जाके समझाएंगे, एक आउटसाइडर किस तरह समझाएगा बच्चों को। तो मेरा ख्याल है एक कैंपेन ज़रूर बिल्ड करें, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हमें सबसे ज़्यादा वालिदैन। अच्छा, वैसे सर दुनिया में देखा है कि इस तरह के मेथड्स मौजूद हैं, अब तो बाकायदा टीचिंग स्टडीज़ में इस तरह के मेथड्स हैं जिससे छोटे बच्चों को कम्युनिकेट किया जाता है। उनकी जो पढ़ने लिखने की इन्वायरमेंट है, यानी जिस भी वो स्कूल में जहाँ पर भी या किंडरगार्टन में जा रहे हैं वहाँ से न सिर्फ बल्कि पेरेंट्स के थ्रू भी। तो ये जो आगे ही मुहिम है ये सिर्फ स्कूल स्पेसिफिक तो नहीं है, ये तो पेरेंट्स को भी बताई जाएगी, एक कॉन्वर्सेशन ओपन होगी, वहाँ पर भी बच्चों को बताया जाएगा। और जो छोटा बच्चा होता है वो रिसेप्टिव भी बहुत होता है। देखिए ना हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, हम अपने काम में मसरूफियत की खातिर बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब वो बच्चा उस मोबाइल के साथ क्या करता है आपको पता ही नहीं है उस चीज़ में। ये वो सारी चीज़ें एक जिसके लिए मुझे एज ए पेरेंट ज़िम्मेदार मैं हूँ। अगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चे के साथ कोई इस तरह का कोई वाक़या हो तो पहली जिम्मेदारी मेरी है। वैसे सर आई बेग टू डिफर इस तरह से कि अगर हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे तो कई चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि हमारे माशरे में अभी भी ये बड़ी एक डिबेट है कि क्या बच्चों को, छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच की
नॉलेज देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्सपोज हो जाते हैं बहुत सी ऐसी, जो गलत है। अगर हुकूमत इस तरह की मुहिम खुद से चलाएगी, सरपरस्ती करेगी इससे, तो लोगों में आगे ही नहीं पैदा होगी कि बिल्कुल ये रेलेवेंट है और आज के ज़माने में ये बताना बड़ा ज़रूरी है बच्चों को कि कितना ज़रूरी है सही टच गलत टच की हुकूमत तफरीक जब करना। मुहिम कोई चलाएगी तो हुकूमत किस तरह चलाएगी मुहिम? एक तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती है, एडवर्टाइजिंग हो सकती है। एब्सोल्युटली। जो एड्रेस करना है गवर्नमेंट को, हो गवर्नमेंट के लेवल पर हो किसी लेवल पे, एड्रेस सबसे ज़्यादा उसका इंटरेक्शन होना चाहिए पेरेंट्स के साथ। मैं अब भी ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें पूछना चाहिए। बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसे पूछना चाहिए कि आज तुम किस किस के साथ खेले हो, क्या वो है। उनको जाके देखना चाहिए। टीचर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो तो उनको बताना चाहिए कि बच्चा गार्ड्स के साथ किसी और इस तरह के उसमें तो नहीं है जो एल्डर्स हैं। तो ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है उस बच्चे का माइंड इस तरह नहीं चेंज होगा। उस बच्चे का माइंड तो पेरेंट्स ही उसको समझा सकते हैं कि बेटा देखो, ये जो अगर तुम्हारे साथ कोई इस तरह का सलूक कर रहा हो, ऐसा कुछ कर रहा हो, तो तुम्हें जो है एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों की। गवर्नमेंट उसमें किस तरह हेल्प आउट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, हर लेवल पे कर सकती है। वो आ गई, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है बिल्कुल करना चाहिए। वैसे सर, ऑन अ पर्सनल नोट, आई फील कि ना सिर्फ पंजाब में बल्कि तमाम सूबों के अंदर बड़ी ज़रूरत है वक्त की कि इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करें। और जब हुकूमत इस तरह की चीज़ों को आगे लेके चलती है तो एक मज़ीद लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ जी बिल्कुल इसके ऊपर बात करनी चाहिए और होनी चाहिए, नो डाउट। विद दैट इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।